प्रोग्राम बेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब आरिफ। अब तक की बड़ी खबर और एक अहम इंकशाफ, भारत ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश की है और इस अहम मामले के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए क़ौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने भारतीय सहाफ़ी को अपने दिए गए एक इंटरव्यू में ये बात की है। ताहम पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर मानी खेज मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी गई है और पाकिस्तान ने किन शराइत को अपनी फहरिस्त का हिस्सा बनाया, ये हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर बताएंगे। दूसरी तरफ ये कि गुज़िश्ता 5 सालों से दर्ज एमक्यूएम के 28 रहनुमाओं के खिलाफ बगावत और गद्दारी के मुकदमे। एक बार फिर हुकूमत की इत्तेहादी जमात ने अपने खिलाफ इन मुकदमात को खत्म करने के हवाले से अपना मुतालबा प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा। कैबिनेट मीटिंग में तो वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला को इस मामले को निपटाने के अहकाम जारी कर दिए, लेकिन क्या इस बार ये मामला सच में अपने अंजाम को पहुंचेगा, ये एक बार फिर अहम सवाल उठता है, या इस बार फिर से टाल मटोल से काम लिया जाएगा। प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे साल 2021 के हवाले से अवाम को महंगाई के सिलसिले में IMF की जानिब से सुनाई जाने वाली नवीद के हवाले से कि आगे चलकर 2021 का जो साल है वो महंगाई के हवाले से ऐसा होगा कि अवाम को कहीं ना कहीं जरूर रिलीफ मिल जाएगा। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब इख्तियार। इसी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। तज्ज़ियाकार जुनैरा आज़िज़ साहिबा भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी, और इसके साथ साथ डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंटरव्यू के हवाले से जो कि डॉक्टर मोईद यूसुफ की जानिब से दिया गया। एक भारतीय चैनल को, भारतीय सहाफ़ी को 5 शराइत उन्होंने सामने रखी। कहा कि जब मुज़ाकरात होंगे तो वो सहफरीकी होंगे, जिसमें कश्मीर भी बतौर फरीक शामिल होगा। भारत के ज़ेरे तसल्लुत जम्मू कश्मीर समेत तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। सियासी कैदियों की रिहाई भी इस फहरिस्त का हिस्सा बनाई गई है। साथ ही साथ न सिर्फ नाकाबंदी ख़त्म की जाएगी, बल्कि जो गैर इंसानी सूरत हाल दरपेश है वहाँ पर उसे भी ख़त्म किया जाएगा और नए डोमिसाइल का जो कानून इस वक्त वहाँ पर नाफिज कर दिया गया है उसे भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। इसमें हम सवाल ये उठा रहे हैं कि जिस किस्म की शराइत पाकिस्तान की जानिब से भारत के सामने रख दी गई हैं मशरूत आमादगी के साथ, क्या इस मामले में कोई पेशरफ्त मुमकिन है अगर हम इस फहरिस्त को अपने सामने रखते हैं? नासिब इख्तियार साहब बताएगा, कोई है पेशरफ्त मुमकिन? आपको दिखाई देती कि कुछ आगे बढ़ सकेगा इसके बाद? देखिए जरिया, झेलम और नीलम से बहुत सा पानी बह चुका है और उस पानी से बेतहाशा लाशें आ चुकी हैं हमारी तरफ, और पता नहीं कितनी लाशें डल झील के आसपास हों और कितनी अक़ूबत खानों में हों और कितने लोग माजूर हो चुके हों, कितनी औरतें बददरी का शिकार हुई हों, कितने बच्चे यतीम हो चुके हों, कितनी औरतें बेवाएँ हो गई हों, कितनी बस्तियाँ उजड़ गई हों। उसके बाद मुज़ाकरात की बात करना, मैं समझता हूँ कि भारत ने तो पहली बात तो मैं एक बात को तस्लीम ही नहीं करता कि भारत ने कोई मुज़ाकरात की दावत दी होगी। भारत की पॉलिसी एक जगह स्टैग्नेंट है, एक तालाब की तरह है जिसमें पानी खड़ा हुआ है। अब उस पानी में कीचड़ हो या कमल खिले, वो उनकी मर्जी की बात है। अभी वो कोरोना से निपट रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि अपना काम कर चुके हैं जो उनके मंशूर में कहा गया था। दूसरी बात ये कि अगर ये कह रहे हैं कि फिलर्स आए थे हमारे पास, इन्होंने दावतनामे की बात नहीं की, कहा फिलर्स आए थे हमारे पास, तो फिलर्स किसने भेजे आपको? मेरी आखिरी इत्तला है कि 26 अक्टूबर 2018 में USA और UNO ने कहा था कि भाई बातचीत करो। उसके बाद भी बात हुई कि बातचीत करो, लेकिन बातचीत भी बात नहीं हुई। आखिरी रब्ता सुषमा स्वराज का नवाज शरीफ से हुआ जब वो बतौर वज़ीर ख़ारिजा आई और कंपोजिट डायलॉग का स्ट्रक्चर चेंज करने की बात करके वापस गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने 5 अगस्त हुआ, सकूत कश्मीर हुआ। मैंने बहुत पहले कहा था सकूत कश्मीर है, तो सकूत कश्मीर हुआ। अब सकूत कश्मीर के बाद आप सिविल लिबर्टीज़ की बात कर रहे हैं। आप तो मुआहदा शिमला भी तोड़ें, आप जो जितने और मुआहदे साइड में वो भी तो ख़त्म करें, और आप वापस जाएं UNO की करारदाद पे, किस पर अब बात होगी, इससे कम पर बात नहीं होगी, क्योंकि इंडिया ने तो जो करना था कर दिया। आपके हाथ में अब सिर्फ वो करारदाद मौजूद है। वो अगर तस्लीम नहीं करता तो वो एक्सपोज हो रहा है,
लेकिन मुझे लगता है ये उसका एक्सपोज होने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो अपने पर डटा हुआ है, वो जुल्म कर रहा है, वो दहशतगर्दी कर रहा है, वो बर्बरियत कर रहा है, वो रोज़ाना LOC पर फायरिंग कर रहा है। हमारे जवान और हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं और हमें इसका जवाब मेरा ख्याल है अब देना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। तो मेरा ख्याल ये है कि दावतनामा तो कोई ऐसा नहीं आया। अमेरिका ने कहा होगा भाई आप बात कर लें, मिलके बैठ जाएं। सालिसी की पेशकश भी आई थी जो मुस्तरद कर दी थी मोदी ने हक़ारत के साथ कि ये कोई पेशकश नहीं है। 2 बार पेशकश की गई थी। तो मैं नहीं मानता इस बात को कि भारत तैयार हो रहा है मुज़ाकरात के लिए। सही, आप ये कह रहे हैं कि भारत की मुज़ाकरात के हवाले से इस किस्म की कोई बात आपको सच होती दिखाई नहीं दे रही, तो पेशरफ्त बहुत दूर की बात है, वो आगे का मामला है। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, ये सवाल मेरा आपके साथ है, बताइएगा ये पेशरफ्त सामने आई कि मुज़ाकरात हों, फिर मशरूत आमादगी जाहिर की गई और वो 5 पॉइंट्स में मैंने गिनवा दी कि किस किस पर बात की जानी चाहिए। अगर ये पॉइंट समंजर आम पर रखें तो इसके बाद पेशरफ्त कोई पॉसिबल है कि कुछ आगे किया जाएगा, कुछ बढ़ेगा मजीद? देखिए, मैं ये समझता हूँ गेम इससे बड़ी है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। एक तो कल जो मोहित मिश्र साहब ने जिस तरीके से कर्न थापर को ग्रिल किया, बात की दाद देनी चाहिए क्योंकि बड़ी तैयारी से आए थे। Having said that, देखिए जिस पेशकश की हम बात कर रहे हैं या कुछ हम कह रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ किस्म के दाएं बाएं से फील्ड शीलर आते रहते हैं। उनका कोई इतनी बड़ी इसका मतलब कुछ नहीं होता। नासिर शुक्ताई साहब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे जब 1962 में पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर भारत को हमला नहीं किया, उसके बाद कश्मीर पे मुज़ाकरात हुए थे और उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे सरदार स्वर्ण सिंह और हमारे वज़ीर ख़ारजा लुकाली भुट्टो, कुछ 6 से ज़्यादा दौर हुए, उसका नतीजा खेज नहीं रहे। उसके बाद से जब भी हमने मुज़ाकरात किए हैं भारत के साथ, हमेशा हमें उसका कोई फ़ायदा तो बड़ी दूर की बात है, अलबत्ता थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ है। आप शिमला मुआहदे को ले लीजिए, बहुत देर तक तो हमारी जो उस वक़्त की हुकूमत थी, बाद की हुकूमतें थी, वो इस बात को भारत की मान चुकी थी कि ये हमारा, अब हम कश्मीर को किसी इंटरनेशनल फोरम पे लेके जा नहीं सकते। हालांकि मुआहदा बड़ा क्लियर था कि इसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं थी, पाकिस्तान ने खुद अपने हाथ बांधे रखे। उसके बाद से अब तक खैर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब हकीकत क्या है? देखिए, भारत इधर आया क्यों है और इसने सब कुछ किया क्यों है? और जो मोदी साहब ने बड़े जोर शोर से ऐलान किया था कि जो हमने अपने इंतखाबी वादे किए थे वो तकमील तक पहुंच रहे हैं, और जिसमें 370 का खात्मा था, 35A का खात्मा था, NRC का मसला था, बाबरी मस्जिद का बात थी सारी। हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये सारी गेम जो है ये एक्चुअली पाकिस्तान को, अल्लाह मेरी जुबान जल्दिया बात करते हुए, लेकिन तकलीफ बड़ी होती बात कहते हुए कि 71 पाकिस्तान को 2 लाख किया गया। ये दूसरा बड़ा कदम है पाकिस्तान को आगे से खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि भारत ने यहां रुकना नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, अब अभी भी आपके प्रोग्राम में ये बात करना चाहता हूं कि श्रीनगर में जो बच्चा लड़ रहा है, जो मेरी माँ बहन बच्चियां अपनी इज्जतें कुर्बान कर रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता वो जंग हमने श्रीनगरी गलियों मिलों में हार दी तो फिर आपको लाहौर, कराची और पेशावर और इसमें लड़ाई लड़ने पड़ेगी, और वो लड़ाई वो होगी जो आप पे मुसल्लत कर दी गई है ऑलरेडी। जो इत्तलात आ रही हैं, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से उसको बैकिंग मिली हुई है, इंडिया की बैकिंग, इंडिया को टोटली बैक कर रहा है बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, मगरबी दुनिया सारे बैक कर रहे हैं। और ये सब कुछ 5 अगस्त को नहीं होना था अगर उसको बैकिंग ना होती इस चीज की। अब जो कुछ भी हो रहा है ये गेम बड़ी है। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मीडिया है वो इससे बाखबर नहीं है, अगर है तो उसकी ज्यादा तवज्जो नहीं है, क्योंकि हमें जो वक्ती चीजें जो शोर मचा सकें वो हमें ज्यादा पसंद है। और हमारे जो दूसरे माहिदीन है, चाहे हमारे वज़ीर ख़ारजा हो, उन्होंने कौम को एतमाद लेने की जरूरत महसूस नहीं की कि पाकिस्तान किस किस्म खतरात में घिरा हुआ है। ये जो कल की जो कॉन्फ्रेंस दी, कल जो प्रेस ब्रीफिंग की है उन्होंने, ये भारत को अगर हम इंटरनेशनली इसको ले जाके किसी न किसी तरीके से भारत को दुनिया के सामने हम बेनकाब कर सकते हैं। तो जनरल साहब, मेरा पॉइंट पे भी आ जाए, ये 5 पॉइंट्स फिर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? इनके बाद पेशरफ्त पॉसिबल है? देखिए, ये पॉइंट्स तो हैं, ये पॉइंट्स आज की बात तो नहीं है, बार बार पाकिस्तान यही बात करता रहा है, कोई ऐसी उसमें नई चीज नहीं है पॉइंट्स की। उसमें से भारत ने मानना कोई भी नहीं है, क्योंकि वो तो उसको अपना टूटंग ना सिर्फ टूटंग करार दे चुका है, बल्कि अब तो उन्होंने
सारे के सारे यूनियन टेरिटरी बना दिया है, वहां पे लोगों को जाके आबाद किया जा रहा है, उन्हें शरीयत दी जा रही है, वहां पे लोगों को जमीनें खरीदने की इजाजत है। बिल्कुल, जो कश्मीरियों को मसूल करके वो तो अपना जो एजेंडा उसको आगे लेके जा रहे हैं। ठीक बात नहीं कर रहे, मैं यही आपसे कह रहा हूँ, इस सारी चीज को अगर लार्जर तराजर में देखेंगे तब आपको बात में समझ आएगी। इन जो शराइत पेश की गई हैं, जो बात की गई है, ये बेईमानी है आज के दौर में, आज के हालात में पाकिस्तान को इससे बड़े खतरात का सामना है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस किस्म के कश्मीर के मामले पर पहले भी बात होती रही कि कश्मीर के मामले पर बात होगी तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, तो तब भी कुछ नहीं हुआ, इस बार भी आपको ऐसी कोई संजीदगी दिखाई नहीं दे रही। जुनेरा, Well, knowing Indian design since last more than 70 years now, इनकी एक मूव से समझ आ जाती है कि ये सोच कैसे रहे हैं। समथिंग दैट वाज कॉल्ड एज हिंदू मेंटालिटी बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान। तो हिंदू मेंटालिटी को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो उनके हर जेस्चर का मतलब भी आपको समझ आ जाएगा। इंडिया इस वक्त बहुत प्रेशर में है टू सम एक्सटेंट, बिकॉज इंटरनेशनली अक्लेम्ड जो जर्नल्स हैं उसमें लिखा जा रहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी, जो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी समझी जाती थी, वो मोदी ने बिल्कुल दीवार के साथ लगा दी है। वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है एंड इंडिया इज़ बिकमिंग अ हब ऑफ एथनिक टेररिज्म, और लोगों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। जो प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी एसेंस था डेमोक्रेसी का, वो ख़त्म हो गया वहाँ पे। अब नोइंग दैट, दूसरी तरफ आप देखें चाइना के साथ एक स्टैंड ऑफ जो है कुछ अरसे से चल रहा है उनका, जिसमें उनको बहुत बुरी तरह मार पड़ी है। इंडियन एरिया में आके चाइनीज़ बैठ गए हैं, ये लोग उससे खुल के बात भी नहीं करते उस पर। सो ये जो टेक्निक्स हैं, कोई ऑफ़र कर देना पाकिस्तान को या कोई और कहीं फोरम पे बैठ के कोई बात कर देना, ये सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए हैं। वो कभी भी सिंसेयर नहीं होते ऐसी ऑफ़र्स में। सो बेसिकली वो अपने जो उनको एक प्रेशर आ रहा था कि पाकिस्तान तो हमेशा बात करता है, बात करने की बात करता है कि हम नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, आपके साथ इन टच रहना चाहते हैं। तो इंडिया ने सोचा कि एक दफ़ा हम भी करके दुनिया को बता दें कि भाई हम भी बात करना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़, जो उनको भी पता है, जो हमें भी पता है, सारी दुनिया को पता है, वो ये है कि हमारा कोर इशू इंडिया के साथ कश्मीर है। एनीथिंग, and I repeat, anything other than that has no value for us, because अगर हम अपने कोर इंटरेस्ट से हट के ट्रेड भी शुरू कर दें, क्रिकेट भी शुरू कर दें, जो कि कुछ लोग हमारे समझते हैं होनी चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी शुरू कर दें, तो वो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी कश्मीरी लोगों के साथ। कि हम भी इज़राइल की तरह कर रहे हैं कि बाकी सारे ममालिक के साथ, अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लें, सब कुछ करें, लेकिन फ़लस्तीनियों को साइड में सिर्फ एक कॉज की तरह, रबर स्टैम्प की तरह यूज़ करते रहें। सो ये कुछ भी नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी शर्तें रख दी हैं, क्योंकि वो शर्तें वो हैं जिन पे इंडिया कभी भी एग्री नहीं करेगा। मीन्स की प्रेशर फिर पॉसिबल है ही नहीं, मुमकिन दिखाई देती नहीं जब इंडिया एग्री नहीं करता। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आऊँगी, बताइएगा, अभी जुनेरा ने भी यही कहा कि इंटरनेशनली प्रेशर बहुत बिल्ड हो रहे भारत पर, इसलिए उसने इस किस्म का कोई बयान दे भी दिया होगा। लेकिन जो हमारे पॉइंट्स हैं, उसके बाद उसी के दिए गए बयान के बाद कोई प्रेशर की कोई है आपको इम्कान, कोई अमाद की कुछ हो जाएगा? जुरैब, अगर हमारे हक में दुनिया भर में कहीं प्रेशर बिल्ड होता है तो हमें चाहिए ना कि आपके टेलीविजन को रोज हमें बताया करे, आपका रेडियो बताया करे, आपके प्राइम मिनिस्टर बताया करें, आपके वजीर खारजा बताया करें, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताया करें दुनिया के किस किस मुल्क में आपके हक में प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मुझे तो आपके हक में कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। काफी अरसे से अपने को खुश करने के लिए हम ये कह देते हैं जी फलाने रिसाले में ये छप गया और फलानी किताब में छप गया। रिसालों और किताबों में छपने से कोई प्रेशर नहीं सर, यू आर मिसकोटिंग इट, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। मैंने हमारे पे कोई प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा, इंडियन डेमोक्रेसी बदनाम हो रही है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन। I am not talking. Well, I am talking to you because you are commenting on me. पॉइंट आपका आगे ना, जुनेरा साहब आपका कमेंट क्लियर ले I don't want to talk. I am giving my opinion. I don't want to talk to you either. I have no. I'm not talking to you either. जी इफ्तिखार साहब, जुनेरा साहब कोऑपरेट कीजिए प्लीज। आप अपना पॉइंट दे चुकी। अब उनका My name is Zunaira. I'm not a lady. You may be Zunaira, you may be a lady, whatever you are. I'm not interrupting you. जुनेरा साहब, आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। इफ्तिखार साहब, आप भी मेरे लिए मोहतरम है। You better learn how to talk to a lady. जुनेरा साहब कोऑपरेट कीजिए, मैंने आपको सुन लिया। इफ्तिखार साहब प्लीज। No, please tell your guest how to talk to a lady. ये है कि अखबारों में छपने वाली चीजें या चंद प्लांटेड रिसालों में छपने वाली चीजें या चंद डाइजेस्टर में छपने वाली चीजों से
मेरे मुल्क को कोई फायदा नहीं है। कश्मीरियों का खून बह रहा है, कश्मीरियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, उनके बच्चों को अगवा किया जा रहा है, उनको जिंदा मारा जा रहा है, वहां पर लाशों को दफन किया जा रहा है। मुझे उससे इंटरेस्ट है। मुझे ये इंटरेस्ट नहीं कि मेरे किस साथी ने, किस दोस्त ने, किस एनजीओ के, किस रिसाले ने क्या लिखा है। मुझे ये देखना है कि दुनिया के जो ममालिक है उनके वजीर खारजा और फ्लोर ऑफ द हाउस जो है यूनाइटेड नेशन को, उसमें क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन की कमेटियों में क्या कहते हैं, वो अपने पार्लियामेंट में क्या कहते हैं, वो हमारे सफीरों के साथ मुलाकात में क्या कहते हैं। मुझे ये देखना है। मुझे ये नहीं देखना कि वो सतही तौर पर क्या बात करते हैं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है हमारी, और इसी अप्रोच ने हमें लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया है कि हमारे सैकड़ों सफारतकार जो पाकिस्तान से बाहर हैं बेहतरीन जिंदगियां गुजार रहे हैं, हमारे पैसों पे अदले तदले कर रहे हैं, वो हमारा केस नहीं पुट कर रहे। मुझे बताएं लास्ट टाइम पर पिछले 1 महीने में कितनी यूनिवर्सिटियों में हमारे एम्बेसडर्स ने जाके तकरीर की है और वहाँ के नौजवानों को बताया कि कश्मीर का इशू क्या है, कितने वकला से मुलाकात की है, कितने दानिशवरों से मुलाकात की है। ये गलत बात है। एक आधा 2-4 अगर रिसालों में लिखा जाता होगा। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, हम दुनिया से मुतल्लिक हैं, एक बात। और दूसरी बात, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, शिमला मुआहदा हमारा उनका लास्ट एक एग्रीमेंट है, एंड दैट एग्रीमेंट इज बीइंग साइन बाय दी, भुट्टो ने साइन किया है और इंदिरा गांधी ने साइन किया है। वहां पे कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड मसला समझा गया है। उसके बाद 370 लाया गया है। 370 जिस दिन आया, दुनिया के किस मुल्क ने प्रोटेस्ट किया, मुझे वो मुल्क बताया जाए। और अगर जैसे जाहिल आदमी को नहीं पता तो मेरे पढ़े लिखे जो वजीर खारजा है वो बताएं, मेरा पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर मुझे बताए, मेरा पढ़ा लिखा वजारत खारजा के मुलाजमीन मुझे बताएं कि 370 की मुखालफत किसने कब कहाँ की है। माई पॉइंट इज दिस। चलें, आप ही के पॉइंट को आगे लेके बढ़ती हूँ मैं। इफ्तिखार साहब, आपने बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स रेज किए। मुजम्मिल साहब, कहाँ है हमारी सफारतकारी, हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ स्टैंड कर रही है? सिर्फ एक इंटरव्यू उसमें दे दिया बयान, ये 5 पॉइंट्स इनफ इज इनफ? मुझे वो रिसाले को रेफर किया जा रहा था, 10 सितंबर का अमेरिका और भारत का जॉइंट कम्युनिक पढ़ लें। पाकिस्तान के बारे में अमेरिका और भारत ने जो मुश्तरका एलामिया जारी किया है उसमें पाकिस्तान के बारे में क्या कहा गया है वो पढ़ लें तो समझ आ जाती है कि रिसाले को देखें या मुश्तरका एलामिया को देखें भारत और अमेरिका के, समझ आ जाएगी खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी है। अब मैं ज़रा इन 5 शराइत पर भी बात करना चाहता हूँ। मतलब ये 5 शराइत भी पाकिस्तान के स्टांस की नफ़ी हैं, सुबह से बड़ी वाह वाह कराई जा रही है। क्या इन 5 शराइत में हमने कहा है कि जब तक भारत 370 को जो उसने वापस बहाल नहीं करेगा तब तक हम बात नहीं करेंगे? हमने तो ये स्टांस नहीं लिया कि आप 370 को दोबारा बहाल करें उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। ये तो आज पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं है। हमने तो कहा है डोमिसाइल के जो आपने रूल्स बनाए हैं ना, रूल्स, वो कोई लॉ नहीं है, वो रूल्स हैं। मैं आज उन्हें पढ़ रहा था कि कोई 15 साल से कश्मीर में रह रहा है तो वो कश्मीर का डोमिसाइल ले सकता है। किसी ने वहाँ तालीम हासिल की है, 10वीं या 12वीं का इम्तिहान पास किया है तो वो कश्मीर का डोमिसाइल ले सकता है क्योंकि वहाँ नौकरी कर सकता है। ये तो एक उन्होंने कवायद व ज़वाबत बनाए हैं डोमिसाइल के लिए वहाँ पर, लेकिन असल चीज़ तो 370 है। हमने 370 पे तो मोहित साहब ने बात नहीं की है। इसका मतलब पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस ये तो नहीं है आज कि 370 को जब तक बहाल नहीं किया जाएगा हम भारत से बात नहीं करेंगे। फिर आपने कहा सियासी कारकुनों को रिहा किया जाए। रिहा तो उन्होंने कल महबूबा मुफ्ती को भी कर दिया है, फिर वो अब्दुल्ला को भी कर देंगे। ये सियासी कारकुन हैं जो भारत के साथ चलते रहे हैं, जिनको 370 के बाद गिरफ्तार किया, अब वो उनको रिहा कर रहे हैं। हम उनके लिए बात कर रहे हैं या हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं? हम आज से पहले तो हमारा मौक़िफ़ था कि हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े होंगे। हमारा फरीक तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस था। हमने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात नहीं की, हमने कहा सियासी कारकुनों को रिहा करें। उन्होंने कल ही महबूबा मुफ्ती को भी रिहा किया, आज डॉन में छपी हुई है, सब जगह छपा हुआ है कि महबूबा मुफ्ती रिहा हो गई हैं। वो कहेंगे हमने सियासी कारकुन रिहा कर दिए हैं। मेरा मतलब है ये शराइत हैं जो ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है तो बड़े अफसोस का मौक़िफ़ है। आप मेरी बात समझें, ये बात है आपने कहा जी नाकाबंदियाँ ख़त्म की जाएं, वो खुद कर्फ्यू लगा लगा के थक गए हैं, वो अब उसको उठाना चाहते हैं, वहाँ पे ज़िंदगी को नॉर्मल करना चाहते हैं। वो कल आके आपको कहेंगे हमने नाकाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं, देखें ना आपकी शर्त हमने मान ली है, अब हमसे बात कर लें। तो हमारी शर्त थी कि वहाँ कर्फ्यू ख़त्म कर लेंगे तो हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएंगे।
मतलब क्या बात की है और उन्होंने, और हम उसकी सुबह कैसे तालियां बजा रहे हैं। मुझे तो ये मौक़िफ़ है इस हुकूमत का कश्मीर पे 370 के बाद, 5 अगस्त के बाद, सकूत कश्मीर के बाद जो हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ आया है, अगर वो ये है तो फिर तो हमने खुद प्लेट में रख के उन्हें दे दिया ना, हमारे तो कोई मौक़िफ़ नहीं है। पॉइंट आपका आ गया, ने आज वही कह दिया जो सब कह रहे हैं। मैं आ रही जुनैरा, मैं मुज़म्मिल साहब आपको पॉइंट आ गया, प्लीज। बड़े सीनियर हमारे माशाल्लाह लोग हैं पाकिस्तान में ऐसे जो कि बोलते बहुत हैं लेकिन सुनते कम हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि अगर सिर्फ सुनना सीख लें तो पता चल जाएगा दूसरा क्या कह रहा है, फिर गुस्सा भी नहीं आएगा और थोड़ी सी तहजीब से बात भी हो जाएगी। व्हाट आई सेड वाज कि पाकिस्तान में नहीं या पाकिस्तान के लिए नहीं, इंडिया पे बहुत प्रेशर बिल्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ पर एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, वहाँ पे डेमोक्रेसी को ख़तरा है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद पाकिस्तान, कोई हमारी फेवर नहीं कर रहा, सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। तो ये जो पर्टिकुलर उन्होंने एक जेस्चर दिया है, इट हैज़ अ बैकग्राउंड विच सर्व्स देयर इंटरेस्ट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद अस। एंड नंबर 2 आई वांट टू से कि प्लीज़ आप जब मॉडरेट करती हैं शो को तो या तो किसी और को भी ना बोलने दिया करें जब मैं बोल रही होती हूं, और जब मैं बोलूं तो फिर ये पॉइंट नहीं आना चाहिए कि आई एम नॉट क्रॉस टॉकिंग। मैंने पहले भी कहा मेरे लिए मोहतरम है, आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। करके सुन लीजिए, सुन लीजिए, आई नो हाउ टू मॉडरेट एंड हाउ टू ऑपरेट। सुन लीजिए बात, आप सुन लीजिए। नो, यू डोंट नो हाउ टू मॉडरेट, क्योंकि आपके प्रोग्राम में तीसरी चौथी दफा ये बैशिंग हुई है। यू शुड नो हाउ टू मॉडरेट। आप ही के साथ ये बैशिंग हो रही होती है बाकी पार्टिसिपेंट्स की, माजरत के साथ। मैंने फिर कहा कि मेरे लिए बाकी भी मोहतरम है, आप भी काबिल एहतराम हैं। आई डोंट नो Tala, I got your point. Now please, NBC, please add your comment quickly, फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगी। देखिए, मैं बता दूं आपको खुलकर कि भारत की ज़हनियत क्या है। सबसे कामयाब दौरा वाजपेयी साहब का इस्लामाबाद का था, लाहौर का नहीं था। लाहौर का दौरा बहुत शानदार था, बहुत उम्मीदें पैदा हुई थी, लेकिन वो दम तोड़ गई, जाहिर सी बात है। आखिरी दौरा वाजपेयी साहब का इस्लामाबाद का था और उसमें जो इफ्तिखार भी जियो में थे, मैं भी जियो में था, हम सब वहाँ काम कर रहे थे और ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे। उस पर जो ज्वाइंट कम्युनिके आया उस पर हम उछल पड़े। उस पर हमने ये तस्लीम किया कि हमारी सरजमीन से दहशतगर्दी हो रही है और हमने कहा कि पाकिस्तान के इलाके से या पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल किसी इलाके से हमला भारत पर नहीं होगा, नंबर 1। उसके बाद बात वाह वेरी वेरी गुड, वाजपेयी ने कहा कि हम मसला कश्मीर हल करेंगे। वो इंडिया वापस गए, मैं फॉलो कर रहा था। उन्होंने इंडिया के एयरपोर्ट पे उतर के जब उससे पूछा कि आपने ये कैसे कह दिया कि मसला कश्मीर हल करेंगे, तो उन्होंने कहा हमने ये कहा है कि आज़ाद कश्मीर का मसला हल करेंगे, हम वो पाकिस्तान से वापस लेंगे। तो दानिश्वर वजीर ख़ारजा भी ये बात कर रहा था। तो मसला ये नहीं है कि भारत पर प्रेशर है, भारत पर कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर हमारे। चलें, अगेन मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आती हूं। एनबीसी आपका पॉइंट पे आ गया कि जो 5 पॉइंट्स पाकिस्तान ने रखे, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब ने किया, उसके बाद पेशरफ मुमकिन है। आप सभी ने कहा कि इस तरह के मामला होते रहे हैं, लेकिन जब जब कश्मीर के हवाले से बात की जाती है खुद भारत कॉल देकर पीछे हो जाता है और जो शेड्यूल मीटिंग्स होती हैं उससे मुनहरिफ हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ इंटरनेशनल मान भी लिया जाए कि प्रेशर है, लेकिन इससे ज्यादा आगे कुछ होने नहीं जा रहा। गुज़िश्ता रोज होने वाली कैबिनेट मीटिंग का हवाला लेंगे, आगे बात करेंगे। कल एमकेएम के रहनुमा अमीनुल हक साहब उस मीटिंग का हिस्सा थे। प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो 2015 में उनकी जमात के कारकुनान के खिलाफ गद्दारी और बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया था, एक तकरीर पर सिर्फ तालियां बजाने के सिलसिले में वो जो 28 रहनुमा हैं उनके नाम उस लिस्ट से निकाल दिए जाएं। पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन ये मामला अपने अंजाम को नहीं पहुंचा था। अभी भी उस फहरिस्त का हिस्सा है वो नाम, और चंद नामों में आमिर खान साहब हैं, कुंवर नबी जमील साहब हैं, इसके अलावा दीगर भी नाम मौजूद हैं जो कि इस वक्त सीनियर रहनुमा एमकेएम के समझे जाते हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा, इस बार भी मुतालबा किया गया प्राइम मिनिस्टर से कि हम इत्तेहादी जमात हैं, आपकी हलीफ हैं, बताइए हमारा नाम निकाला जाए। कोई मुस्बत जवाब मिल सकता है एमकेएम को? मुश्किल है कि उनको कोई ऐसा मुस्बत जवाब मिले, क्योंकि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है एमकेएम के बारे में वो बहुत सख्त रहा है माजी में भी, और इस वक्त अगर उनकी बात ये मान लेंगे तो ऐसा समझा जाएगा जैसे कोई बार्गेनिंग कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान इस वक्त इस पोजीशन में है कि ये तासर दें कि वो बार्गेनिंग कर रहे हैं किसी से।
क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक ऐसा स्टांस ले लिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जिससे अगर एक कदम भी वो पीछे हटे तो उनका सारा का सारा जो मौकफ है वो डिस्टर्ब होकर रह जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि वो इस मौके पर MQM के जो बगावत के मुकदमात वापस लेने का जो मुतालबा है उसको तस्लीम करेंगे। हाँ, आज से कुछ महीने पहले ये कर लिया होता या अगर मामला चलता रहा तो कुछ महीने बाद कर लिया जाए तो मुनासिब होगा। इस मौके पे जब कितने टाइट पोजीशन में है पॉलिटिकली, ये तो मानने का मतलब है कि अपने मुखालफिन के हाथ में एक खौफनाक हथियार दे देना और फिर जो उन पे वार होंगे इसके हवाले से वो बड़े संगीन होंगे। सही। NBC तकरीर होती है बाहर बैठकर 2015 में 5 साल गुजर गए, तालियां बजाई गई, मुकदमा दर्ज हो गया। 5 साल से जब से PTI की गवर्नमेंट आई है तब से भी बार बार गुजारिशात की जा रही हैं। इस बार कुछ होगा? देखिए, मैं अमीन उल हक साहब ने जो पहले अल्ताफ हुसैन साहब को छोड़ के जा चुके थे बगावत करके, दोबारा ज्वाइन किया था अल्ताफ हुसैन को, शायद माफी मांगी थी और फिर प्यार से उनको रख लिया गया था। अब वो वजीर हैं, IT के वजीर हैं और टिकटॉक बंद कर चुके हैं बगैर वजह के। भारत ने भी टिकटॉक बंद किया था, हमने बंद कर दिया। चले, ये मसला आपका नहीं है ना मेरा मसला है। ये बात ये कि जो इक्वलाइज कर रहे हैं ना आप मुकदमे बगावत लाहौर और मुकदमे बगावत कराची को, वो गलत कर रहे हैं। वो FIR जो थी ना, वो सरकारी टीम ने अपने गोल पर ओन गोल कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर, आज़ाद कश्मीर समेत सब गद्दार ठहरे थे और गद्दारी की FIR में गद्दारी का लफ्ज़ जो था वो शामिल भी नहीं था। वो था इश्ताल अंगेजी और एक अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी था कि इधर से मावन खुसूसी आ रहा है, उधर से खुसूसी आ रहा है, उधर से सुपर खुसूसी आ रहा है। सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं, फांसी दो, लटका दो, गद्दार हैं। समझे, वो पूछेगा जाए। कराची का वाक़या जो था वो मुख्तलिफ है। जिस तरह लाहौर के थाने की पुलिस ने वो तमाम शक़ें ख़त्म कर दी, आखिर में अपने मुंह पे FIR को दे के मार लिया, अपने मुंह पर दे के मार लिया। यहाँ भी कर सकते हैं आप, अगर कराची की पुलिस तैयार हो इस बात के लिए। लेकिन ये मसला इमरान खान साहब का नहीं है। जिस तरह मसला पंजाब का था, इस तरह मसला सिंध का है। अच्छा, आपको सूबा सिंध की पुलिस से बात करना होगी। और ये मुकदमा सूबा सिंध की पुलिस ने भी कायम नहीं किया, ये मुकदमा रेंजर्स ने कायम किया है और रेंजर्स ने रात भर गिरफ्तारियां की हैं। फारूक सत्तार को पकड़ लिया है। फारूक सत्तार जब सुबह निकले तो सुथरे, बिल्कुल साफ सुथरे और खुशबाश निकले। उन्होंने कहा जी मैं तो फौज के साथ हूँ, मैं तो रेंजर्स के साथ हूँ, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं बानी MQM से। तो वो बात मुख्तलिफ है, बिल्कुल दोनों मुख्तलिफ बातें हैं और दोनों को मुख्तलिफ अप्रोच से लेना पड़ेगा। एक तो आपने ख़त्म कर दिया लाहौर वाला मुकदमा, कराची वाला मुकदमा ख़त्म करने के लिए आपको रेंजर से भी, सूबाई हुकूमत से भी बात करना होगी। और ये वज़ीर दाखिला का मसला नहीं है, ये सूबाई मसला है। सही। जनरल साहब, NBC ने टेक्निकली ये बयान किया कि ये विफाक का मसला नहीं, सूबे का मसला है। लेकिन अगर विफाक की तरफ बढ़ ही गए हैं सूबे वाले, इत्तेहादी हैं, हलीफ हैं, तो ये हल हो सकता है मामला? देखिए, इससे पहले मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ। जुनैरा ने जो बात की थी, मेरा ख्याल है जो वो कह रही थी कि भाई भारत पे जो प्रेशर वो भारत के अपने कारस्तानियों की वजह से, पाकिस्तान के इसमें कमाल कोई नहीं है। वो हम अगर यहाँ तक देख लें तो उसको आगे बात चल सकती है। देखिए, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या जिन्होंने ये बात की वो खुद भी संजीदा है इस मसले पर कि नहीं? कि सिर्फ ये उनका एक सियासी किस्म का एक बयान दिया है, उन्होंने आके बात कर ली है और ऐसे माहौल में बात की है जब प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत ऑलरेडी अंडर प्रेशर है और एक सियासी हलचल मुल्क में मची हुई है। इस सारे में क्या वो भी अपना इसमें से करना चाहते? 2-3 चीजें हैं जिसमें, एक तो जुकाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कर दी कि भाई टेक्निकली सिंध का मसला है, सिंध हुकूमत का मसला है, वहाँ पुलिस का मसला है, रेंजर्स का मसला है जिनको सिंध हुकूमत ने डिप्लॉय किया हुआ है, उनको आपस में मिलकर उसको डील करना पड़ेगा। और मेरा अपना जाती नुक्ता नजर ये है कि ना तो ये मुकदमा खत्म किया जाएगा, ना ही उस मुकदमे को खत्म करवाने में जो बात कर रहे हैं वो इतने संजीदा है, ना ही सिंध हुकूमत इस मसले को आगे लेके जाने में संजीदा है। तो जिस तरीके से बाकी मामलात है, हमारी FIR पड़ी रहेगी, काम चलता रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी किसी न किसी सियासी तौर पे किसी को खींचने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। ये हमारी बदकिस्मती रही है और आज की नहीं है, जब से हमने कम से कम देख रहे हैं मुल्क में ये चल रहा है। इस रवेश को खत्म करने की बात हो, हमें ये सोचना पड़ेगा कि खामखा के मुकदमान हैं जो सियासी बैकग्राउंड में खास वजह से
हम वो करते हैं, उनको खत्म करने की करवा डालिए। कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि हम अपने आइन और कानून को ऐसा बना लें कि खामखा जो किया जाता है, मुकदमात किए जाते हैं, जो करने वाले उनको भी कहीं ना कहीं कटहरे में लाने की बात होनी चाहिए। ठीक है जुनैरा साहिबा। वेल देखिए, जब ये मुकदमात हुए थे MQM, उस वक्त सिनारियो डिफरेंट था। अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद थे और उस वक्त की क़यादत के बारे में जो कुछ रिजर्वेशंस पाकिस्तान की थी वो हम सभी जानते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में वर्किंग अंडर दैट लीडरशिप इन लोगों के ऊपर जो मुकदमात हुए थे वो तो अंडरस्टैंडेबल थे, लेकिन अब क्योंकि एक नया प्रीटेक्स्ट है, अब एक नया कॉन्टेक्स्ट है, नए डायनामिक्स हैं MQM के, तो वो लोग समझते हैं कि हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट किया जाए, बिकॉज अभी हमारे लिंकेज वो नहीं रहे जो पहले मौजूद थे। तो उनकी राय मेरे ख्याल है उसको एहतराम करना चाहिए और उसको समझना चाहिए, क्योंकि एक इंक्लूसिव होना पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकती और गवर्नमेंट को शायद ऐसी मिसाल भी कायम करनी चाहिए कि जब वो लोग अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि वो अब उसके आदत के साथ ना कोई ताल्लुक़ रखते हैं, ना उनकी लाइन टो कर रहे हैं, तो ये मुकदमात ख़त्म होने चाहिए। लेकिन ओनली टाइम कैन टेल कि क्या गवर्नमेंट सीरियस है ये सब कुछ करने में कि नहीं, क्योंकि अभी तक वो तो इस तरह के नए मुकदमात लोगों के खिलाफ बना रहे हैं। तो वो वाई वुड दे एग्री टू समथिंग के प्रीवियसली जो ऐसे मुकदमात बने हैं उनको ख़त्म किया जाए। मुजम्मिल साहब, मैं समझता हूँ ये सियासी नहीं, एक कानूनी मामला है। अच्छा, जो लाहौर वाला मुकदमा है उसमें नवाज शरीफ को मुल्ज़िम बरकरार रखा गया है। इसका मतलब है कि स्टेट के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ या कोई ऐसी बात जिसको स्टेट बगावत समझा जाए, वो करना जुर्म है, सुनना जुर्म नहीं है। क्योंकि जितने लोग बैठकर सुन रहे थे उनको मुकदमे से निकाल दिया गया है। इसका मतलब है कि कल मैं अगर किसी जगह बैठ के मोदी की तकरीर सुन रहा हूँ तो वो सुनने की वजह से मैं मुजरिम नहीं हूँ। अगर मैंने कोई हिलरी क्लिंटन का लेटेस्ट डीप स्टेट के बारे में बयान सुन लिया है गलती से, तो मैं वो सुनने की वजह से मुजरिम नहीं हूँ, वो कहने वाला ही मुजरिम है। एक तो ये लॉ पॉइंट सेटल हुआ है लाहौर शादरे वाले मुकदमे में, गवर्नमेंट ने खुद सेटल किया है और उसने सारे लोगों को निकाला है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को तो नहीं निकाला, सबको ये कहकर निकाला है कि सुनने वाले का तो कोई कसूर नहीं है, कहने वाले की बात कसूर है, जो कह रहा है वो मुजरिम है। अब MQM का भी लॉ पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। वो कहते हैं कि जी कह तो अल्ताफ़ हुसैन रहे थे, हम तो बैठे सुन रहे थे। अगर सुनने वाले शायद खकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल बेगुनाह हैं, तो सुनने वाले फारूक सत्तार, आमिर खान और अमीनुल हक बेगुनाह क्यों नहीं? वो भी इस मुल्क के शहरी हैं। उनका भी, मेरा मतलब है कि उतना एक मुल्क है, यकसा कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है। अगर गवर्नमेंट ने ये लॉ ऑफ द लैंड सेटल किया है किसी इन्वेस्टिगेशन में कि सुनना गुनाह नहीं है, कहना गुनाह है, तो बाकी जिन्होंने सुनने पर अगर आपने माजी में कोई गलत पर्चे बनाए हुए हैं, डिमांड यही है ना कि आप हमसे वही सलूक करें जो बाकी पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं। इसमें यह है कि हमने सुना और तालियां बजाई। तालियां बजाना मतलब मौक़िफ़ की तायीद कर देना। तालियां तो लाहौर वालों ने भी बजाई। तालियां बजाने से क्या है, तालियां तो लाहौर वालों ने भी बजाई। इन्होंने कौन सा उठ के कह दिया था कि नवाज शरीफ गलत कह रहा है, हम बड़ा एहतजाज करते हैं। बात यह है कि सुनना या तालियां बजाना कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। ये लाहौर में PTI की गवर्नमेंट ने सेटल कर दिया ना लॉ पॉइंट, अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने खुद सेटल किया ये लॉ पॉइंट। अगर ये लॉ पॉइंट उन्होंने सेटल किया है तो इसका फायदा MQM को क्यों नहीं मिलना चाहिए? और अगर ये चालान अदालत में जाता है और अपहेल्ड हो जाता है तो लॉ ऑफ द लैंड है, पाकिस्तान का यकसा कानून है, एक मुल्क है, एक रियासत है, एक चलें, जो आपने जाविया खींचा इस वाक़े का और इस मुकदमे का, उसके मुताबिक MQM के साथ भी वही सलूक बढ़ता जाना चाहिए, वही रवैया अख्तियार किया जो स्टेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी कारकुनान के साथ रख रही है। अलबत्ता NBC ने और बाकी दीगर मेहमानों ने इस बात की वजाहत दी है कि ये मुकदमे का ताल्लुक कराची से और सूबा सिंध से है, इसका वफाक से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। नाज़रीन, IMF ने अगले साल 2021 में महंगाई कम होने की नवीद सुनाई है। और अगर हम आदाद-ओ-शुमार के हवाले से बात करें तो जो गुज़िश्ता साल के आदाद-ओ-शुमार है महंगाई की शरह के वो 6.75% थे। जो इस मौजूदा साल के हैं वो 10.7% हैं। और अगर हम बात करें अगले साल 2021 की तो वो IMF के मुताबिक 8.8% होने का इम्कान है। लेकिन जो गरीब आवाम है पाकिस्तान की, क्या उसे अगले साल का इंतज़ार करना होगा? और ये इंतज़ार वो करेंगे जिस तरह से महंगाई डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। नासिर भाई चुगताई साहब, फरमाइएगा, ये जो आदाद-ओ-शुमार IMF ने जारी कर दिए हैं कि अगले साल आप लोगों के लिए अच्छा साल होगा, साल भी ज़्यादा दूर नहीं है, 2 महीने बाकी हैं, करेंगे अवाम इंतज़ार? लोग तो बेचारे 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। एक चक्की पीस रहे हैं वो, उनका आटा पीसा जा रहा है और आटा पी किसके उसको ब्लैक किया जा रहा है, उसकी आटे की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मेरा अर्ज़ ये है कि IMF की रिपोर्ट हो या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, उस पर भी हमें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये रिपोर्ट्स उनके अपने मफाद में होती हैं या अपने असेसमेंट में होती हैं। मतलब कोई आपकी अगर -C से C कर रहा है कैटेगरी या C से B कर रहा है, तो वो ये नहीं कह रहा है कि आप तरक्की कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि आप कर्ज़ों की अदायगी के काबिल हो गए, आपके पास इतना सरमाया है कि आप IMF का या वर्ल्ड बैंक का जो कर्जा है वो वापस कर सकते हैं। सूरत हाल कोरोना के बाद, देखिए कोरोना में हमारे मुल्क में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जितना और मुल्क में हुआ है। और मुल्क में बेतहाशा हुआ है और लोग बस्ती की बस्तियाँ उजड़ गई हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट ख़त्म हो गई है, ट्रेड ख़त्म हो गई है, फैक्ट्रीज वीरान हो गई हैं। वहाँ तो सूरत हाल ये हुई है क्योंकि वहाँ क़यामत सुग़रा थी है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, हमारे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। वही बुनियाद पर IMF कहता है कि 1% आपका ग्रोथ रेट होगा अगले साल, 1%, अब अंदाज़ा लगाइए। और इन्फ्लेशन रेट आपका वो कहता है कि 10.2 के करीब पहुँचेगा और गुर्बत की शरह में 13.3% और इजाफा होगा। मतलब 2 करोड़ तो पहले ही चले गए गुर्बत की लकीर के ऊपर मिडिल क्लास से, 13.3 और जाएंगे। बेरोज़गारी में और इजाफा होगा, लोग ज़्यादा बेरोज़गार होंगे, ये सब अगले साल के लिए। तो कोई इतना मुझे ब्राइट रिपोर्ट मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आदाद-ओ-शुमार दिए IMF ने, ये आप NBC आप कह रहे हैं कि जो आदाद-ओ-शुमार IMF ने दिए हमें उसको इतना संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, जो मौजूदा हालात हैं कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं, राइट? नहीं, हम संजीदा लें इनको, क्योंकि उसमें कोई पॉजिटिव सेंस नहीं है हमारे लिए, कोई हमारे लिए खुशखबरी नहीं है। बिल्कुल, बल्कि अगर आप उसको दोबारा पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि वो नेगेटिव है। ठीक है इफ्तिखार साहब, अगर हम ग्रोथ रेट 1% पे जा रहे हैं हम अगले साल, 0.5 से 1 कह रहा है वो, वर्ल्ड बैंक 0.5 कह रहा है, तो इसमें खुशी की बात क्या है? ठीक है, मतलब तो अवाम इंतजार करें फॉर द नेक्स्ट ईयर। इफ्तिखार साहब, गुज़िश्ता साल की निस्बत रवा साल 3.75% इजाफा हुआ महंगाई में। इफ्तिखार साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चले मैं इफ्तिखार साहब आती हूँ आपकी तरफ। जनरल साहब, सेम क्वेश्चन विद यू। देखिए, खुशी से न मरना जाते, अगर ये तो बार होता, पाकिस्तान में आज तक महंगाई कम होते मैंने नहीं देखी। पाकिस्तान के हालात जितने भी बेहतर हो जाएं, महंगाई होने की जो स्पीड है वो जरा कम हो जाती है, लेकिन जो रेट आपके रमजान में मुकर्रर होते हैं उसके बाद जाके नीचे गिरते नहीं हैं, इनवेरिएबली वही चलते रहते हैं हमारे सारे, क्योंकि हमारी डायनामिक्स इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। एक तो हमें ये बात समझना चाहिए, दूसरा हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह की ये शुक्र है कि हम कोरोना से बचे भी, और हुकूमत को हम रगेते तो रहते हैं, ये क्रेडिट हुकूमत को देना चाहिए कि उन्होंने ठत्ता मखदूर कोशिश की कि जो भी हमारी इकॉनमी है स्लो चल रही है, चाहे रींग रही है, ये कुछ ना कुछ इसका पहिया चलता रहे ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो। और खुदा खास्ता हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे गुर्बत ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और हमारे जो हेल्थ सिस्टम है बिल्कुल नाकारा है सारे, अगर उन पर खुदा खास्ता लोड पड़ता तो नुकसान इससे बहुत ज्यादा होता। अब अल्लाह का शुक्र यह है कि अब उस फेज से बाहर निकले हैं। ये जरूर है कि हमारी इकोनॉमी गुज़िश्ता काफी अरसे से अंडर स्ट्रेस है और ये रहेगी स्ट्रेस और काफी आगे जाने के लिए, क्योंकि जो हमारे जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, मैंने गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान की इकोनॉमिक डायरेक्शन नहीं देखी कि हम किस सेक्टर को कैसे लेके आगे बढ़ेंगे
जिससे आपके जॉब्स पैदा होंगे, जिससे आपके ग्रोथ में कमी होगी। मैंने आज तक कोई नहीं देखा। पाकिस्तान को अगर हम सस्टेन कर रहे हैं, और ये मैं आपको बड़ी संजीदगी से बात कर रहा हूँ कि हम जैसे किसान है वो आपको सस्टेन कर रहे हैं, और खुदा न खास्ता, और ये मैं फिर आपको बताने इस पार्टी के दौर में इंतजार करेंगे जनरल साहब, अवाम इंतजार करेंगे फिर मिलने वाली इस खुशी के लिए। अवाम, हमारी अवाम, यही तो मसला है। अगर अवाम इंतजार ना करते तो आज हालात ना होते ही। आज अवाम इंतजार नहीं कर सकते तो बात निकलते ना, बाहर निकलते। आज अवाम तो लाताल्लुक है सारी चीज, उनको तो बेचारों को अपनी रोटी की फिक्र पड़ी हुई है। और जो हमारे लोग लीडरशिप बात कर रही है, उनको अवाम से कोई गरज नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इफ्तिखार साहब, अवाम इंतजार करेंगे इन अदद-ओ-शुमार के हवाले से? देखिए, मैं तो जरा आप देखें, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल। अब मैं बोल सकता हूँ? जी 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 इफ्तिखार साहब। क्यों नहीं, वो जनरल साहब बोल रहे हैं ना, फिर कहेंगे बदतमीज आदमी है, बदतमीजी कर रहा है। इफ्तिखार साहब आप अपना तबसरा मुकम्मल कीजिए प्लीज। तो ये है कि मेरा ये ख्याल है कि हमें सारा सोचना पड़ेगा कि हम हमें सोचना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। हमारा जो सेक्टर है एग्रीकल्चर का, अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो आज जो खुशी की तवक्को है इन लोग दोस्तों को कि आने वाले कल में हम बहुत बेहतर हालात में होंगे, वो अफसोसनाक सूरत हाल हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ। बीच में कोई नहीं बोल रहा। इफ्तिखार साहब, हो सकता है कि आप तक मेरी आवाज कुछ डिले के साथ पहुंच रही हो। मुमकिन हुआ तो मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ इसी सवाल के साथ। मैं जुनैरा के एनालिसिस उस वक्त तक ले लेती हूँ ताकि ये कोई अगर कोई कनेक्शन है तो वो थोड़ा सा बेहतर किया जा सके। जुनैरा साहिबा, देखिए, आईएमएफ के पास जब कोई भी मुल्क चला जाता है ना, तो उसके ऊपर ये बात सादिक आती है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। आपको उनकी पॉलिसी लाइन फॉलो करनी पड़ती है। उनकी कुछ जो शराइत होती हैं वो आपके लिए कंपल्शन बन जाती हैं, आपने उनको फॉलो करना ही करना होता है। उसके बाद आईएमएफ जब प्रिडिक्ट करता है किसी मुल्क के बारे में कि आने वाले 1 साल में ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा, तो उसके ऊपर हम कोई बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उनके अपने एजेंडाज होते हैं। सोचने की बात यह है कि क्या इस गवर्नमेंट ने, आखिर उन्होंने आपको ये तो नहीं कहा कि आप पॉलिसीज़ ही ना बनाएं, आप एग्रीकल्चर को ग्रोथ ना दें, आप प्रोडक्शन को ग्रोथ ना दें। उन्होंने तो कहा है आप करें जो कुछ आप करना चाहते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस करना चाहते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, आप लाएं। तो वो तो कहीं नहीं नज़र आ रहे। एमनेस्टी स्कीम की हमने बात की थी पहले, खाकान अब्बासी की, नवाज शरीफ की एमनेस्टी स्कीम के ये बहुत खिलाफ थे। अभी इन्हें समझ आई है, इन्हें खुद देनी पड़ी है इंडस्ट्रियल उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अब एग्रीकल्चर में आपको कौन मना करता है एमनेस्टी देने में? आपको कौन मना करता है आप किसानों के साथ जाके कोई स्पेशल पैकेजेस करें? तो बेसिकली इनका इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग इन पाकिस्तान इकॉनमी जिसकी वजह से आप कोई प्लसेस देख रहे हो आने वाले वक्त में। और जिस तरह जनरल मुस्तफ़ा कह रहे हैं, ये सिर्फ इस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। हमने कभी भी ऑब्जेक्टिव्स के साथ एक ऐसी पॉलिसी मेकिंग, इकनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाई जिससे हमें एग्जैक्टली पता हो हम किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं मुल्क को। सो नथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑफ नथिंग, शेक्सपियर ने कहा है, तो वही यहाँ पे पूरा आता है। मुजम्मिल साहब, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक इंटरव्यू में प्रेस किया कि आईएमएफ जाने में हमने ताख़ीर कर दी और हमने इतना डिले कर दिया कि उसके बाद हमें आईएमएफ की वो शराइत मानना पड़ गई जो अगर हम बर वक्त जाते तो हमारे लिए ऐसा ना होता। और वो जो डिले है उसकी कीमत मैं और आप रोज़ाना हर लम्हे अदा कर रहे हैं। वो जो असद उमर को तो सिर्फ इतनी सज़ा मिली उस डिले की कि उन्हें वजारत ख़जाना से हटा दिया गया। कुछ दिन उन्होंने छुट्टियां मनाई, शुमाली इलाका जात की सैर की, और फिर अब एक और वजारत उन्हें मिल गई है और वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उसकी कीमत मैं और आप रोज़ाना हर लम्हे अदा कर रहे हैं। वो जो असद उमर की डिले की और जो फ़ैसला ना करने की ताकत थी इमरान खान और असद उमर की, उसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं कि हमें अपनी बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं और दूसरी चीज़ें महंगी आईएमएफ की शराइत पे करनी पड़ रही हैं। एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आईएमएफ में जाने, आज से पहले भी हम गए हैं
2013 में PMLN की गवर्नमेंट आई थी, वो तो हुकूमत ने टेक ओवर करने से पहले IMF का प्रोग्राम ले लिया था, क्योंकि देवर सो क्रिस्टल क्लियर कि हम इसके बगैर नहीं चल सकेंगे। ये चूँकि फर्स्ट टाइमर्स थे, ना तजर्बाकार थे, पहली दफ़ा आए थे, नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे, तब्दीली के लंबरदार थे, तो इन्होंने सोचा हम उसके बगैर काम चला लेंगे। और उस चक्कर में 6-8 माह जो ज़ाया किए वो मेरे और आपके लिए इतना बुरा अजाब बन गए हैं कि हम तकलीफ़ में और खून के आंसू रो रहे हैं। अब जो IMF की प्रेडिक्शन है उन्हें इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। इस वक्त तो हम हॉस्टेज हैं IMF के पास। जो पैकेज जो अब हमने डील की हुई है उसके तहत तो मेरा मतलब है सब कुछ ही उनका यहाँ पे लगा हुआ है, हमारा कौन है यहाँ। सब कुछ ही उन्हें मुस्तार दे दिया हुआ है, गवर्नर स्टेट बैंक से लेके सब कुछ ही उन्हीं के लोग आके बैठे हुए हैं। तो फिर वो मतलब तो ज़्यादा बेहतर हमारी इकॉनमी के बारे में बता सकते हैं ना। हाँ, मेरा ख्याल है ये लटके रहना ही हमारे लिए बेहतर है और यही हमारा नसीब है। असल में IMF ये कह रहा है कि जो वज़ीर आज़म रोज़ कह रहे हैं ना कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, मैंने मॉनिटर कर रहा हूँ, मैंने माफिया को शिकस्त दे दी है, वो ब्लफ कर रहे हैं। ये 1 साल कायम रहनी है, उनके ब्लफ में ना आए। दरअसल हमें IMF ने ये कहा है, वो हमें इमेज ये पिक्चर क्लियर कर रहा है IMF, राइट? इफ्तिखार साहब देखें, ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात ज़ुनैरा ने की है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमें किसी ने इस बात से तो नहीं रोका कि हम अपनी स्ट्रक्चरल चेंजेस ना करें। और मैं पढ़ रहा था मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजमेर की एक रिसर्च है, स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें ये बात बड़ी क्लियरली है कि अगर हम इसमें तब्दीली करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमें उन्होंने ये कहा है कि हम अपने अल्ले तल्लों पे पैसे नहीं ज़ाया करेंगे, हम अय्याशी पे पैसे ज़ाया नहीं करेंगे, हम नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों पे पैसे ज़ाया नहीं करेंगे, हम अपनी मैनेजमेंट को ठीक करेंगे, हम अपने लेन देन के मामलात को दुरुस्त रखेंगे, हम अपने टैक्स रिफॉर्म करेंगे। टैक्स रिफॉर्म आप करने की पोजीशन में नहीं है, आप डर जाते हैं। जब दुकानदार आपको पैसे नहीं देता, शटर नीचे गिराता है, आप चुप करके बैठ के उसके आगे हाथ बांध देते हैं। ये इशू है। आपको किसी ने ये नहीं कहा IMF ने। मसलन अगर हम पर एकड़ 2 मन गंदम बढ़ा लें, इस दफा क्या हुआ हमारे साथ और कितना पैसा अपने गंदम में और चीनी में और कॉटन के लिए बाहर भेजा। इन 3 क्रॉप्स के ऊपर अगर हम फैसला कर लें कि अगले 2 सालों में हमने बेहतरीन क्रॉप्स लेनी है, उसके लिए तमाम स्ट्रेटजी तय की जाए और तमाम जो डिपार्टमेंट है उसको कहा जाए कि वी वांट रिजल्ट, तो हमें काफी फायदा होगा। आप देखिए सिर्फ एडिबल ऑयल में से अगर हम पैसे बचाएं, हमारा ऑलिव बड़ा कामयाब हो रहा है। इस ऑलिव के तजर्बे को आगे लेके जाए। चलिए पॉइंट आपका आ गया मजीद इस वजाहत के साथ कि इंतजार तो आवाम को करना पड़ेगा, जो भी अदालत है, और भरोसा भी करना पड़ेगा कि आइंदा साल हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छी खबर लेकर आए, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। अगले सेगमेंट के लिए वक्त मेरे पास मुख्तसर है, सीधे सवाल की तरफ बढ़ूंगी कि लाहौर हाई कोर्ट मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम का नोटिस लिया है, लेकिन सवाल हमारा यह है कि क्या मुलजिमों की गिरफ्तारी पर इनाम रखने का सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए? NBC क्विकली में मुख्तसर से जुमले में अपना जवाब दे दीजिए मुझे। नहीं, मुलजिमों की गिरफ्तारी पर मुखबिरों को इनाम का सिलसिला कंटिन्यू करना चाहिए। पुलिस वालों की एक जेब से दूसरी जेब में जाने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज जो कमेंट्स दिए हैं वो बहुत तगड़े हैं और आई एग्री। ठीक, जनरल साहब एक जुमले में आपका जवाब। देखिए, मेरी एक दरख्वास्त है अपनी अदालत, जो आला अदालतें हैं, कि आप हर चीज का नोटिस ना लिया करें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको चलने दें। एक तो ये जो मुजरिमों को पकड़ने के जो इनामात हैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में, अमेरिका में भी होते हैं, बरतानिया में भी होते हैं, तो इसका खास एक इंसेंटिव देना है, देने उन बेचारों को, पुलिस वालों को, जो भी है। राइट, ठीक। इफ्तिखार साहब को प्लीज। ज़ुनैरा। वेल, इंसेंटिव्स में कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज उनका लॉ के साथ कोई क्लैश नहीं आ रहा, कोई हर्ज नहीं है, तो इसको चलने देना चाहिए। जी, मुज़म्मिल साहब। पता नहीं, मुल्ज़म पकड़ने पे होना चाहिए कि अगर मुल्ज़म खुद ही पेश हो जाए तो फिर भी इनाम दे देना चाहिए। अगर उसका तो वालिद कह रहा है कि मैंने तो खुद अपने बेटे को पेश किया है, वो तो खुद ही जो मुल्ज़म थाने में आके पेश हो जाए उस पर इनाम कैसे बनेगा, ये भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन बहरहाल इनामात के तो रहे हैं और ये इंटरनेशनल तरीक़ाकार है इंसेंटिव देने का, लेकिन इस पर क्रॉस चेक भी होना चाहिए। जो खुद ही पेश हो जाए उसे तो इनाम नहीं देना चाहिए। इफ्तिखार साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी।
सॉरी, गालिबन इस सवाल के जवाब में मैं इफ्तिखार साहब आपका तज्जिया शामिल करने से कासिर हूँ। बहरहाल ये कि मुलजमान की गिरफ्तारी पर इनाम रखने का सिलसिला हमारे 3 तज्जियाकार समझते हैं कि बंद नहीं होना चाहिए, इंसेंटिव्स होने चाहिए, मुखबरों के हवाले से भी इंसेंटिव्स का ऐलान होते रहना चाहिए, क्योंकि ये इस सिस्टम को आगे लेकर बढ़ने और मुलजमान की गिरफ्तारी में अपना कोई बहुत पॉजिटिव किरदार अदा करते हैं। तो पुलिस और मुखबरों के दरमियान भी जो एक कंपटीशन है वो भी चलता रहेगा, और अगर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो आसानी रहेगी मुलजिमों की गिरफ्तारी में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।